नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, यानी मानसिक अभिरुचि जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके क्वेश्चंस इसके डिस्कस होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपकी कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी डिटेल में शेयर की जाएंगी। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं और यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर इमेजिन करना होगा। फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको निगेटिव ऑप्शंस जो हैं, नज़रअंदाज, मना, अस्वीकार, इन सभी टाइप के ऑप्शन से दूर रहना है। आपको पॉजिटिव ऑप्शंस की तरफ ही जाना है। आपके लिए आसानी होगी इन प्रश्नों को हल करने के लिए। फिर चाहे आपको कितना ही बड़ा पैराग्राफ जैसा स्टेटमेंट दिया गया हो, आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, आपका निर्णय क्या होगा? ड्यूटी छोड़ देंगे, किसी और को भेजेंगे, या फिर अपने चुनाव ड्यूटी पर्यवेक्षक को अपनी स्वास्थ्य के बारे में विनम्रतापूर्वक सूचित करेंगे, या फिर छुट्टी ले लेंगे? दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। अंडरलाइन दिस वर्ड, चुनाव ड्यूटी पर। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 की, किसी और को भेजेंगे, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि चुनाव ड्यूटी पर आपको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें, ड्यूटी छोड़ देंगे या फिर छुट्टी ले लेंगे, तो ये आपके लिए जो है सराहनीय नहीं होगा। आपका जाना आवश्यक है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 4th ऑप्शन, राइट। 4th ऑप्शन जो है, अपनी चुनाव ड्यूटी पर्यवेक्षक को अपनी स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में विनम्रतापूर्वक सूचित करेंगे और आपको अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन सा बच्चों के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने में मदद करेगा? ऑप्शन है आपके बाल श्रम, बच्चों और अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। क्या करें जो बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या को नियंत्रित कर सकें? बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की, बाल श्रम, तो इससे जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनका शोषण होगा, उनकी युवावस्था छीन ली जाती है इससे, और वो नियमित स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ये तो किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर आपका 3 की, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि। तो विद्यालयों की संख्या बढ़ाने से बच्चों में जो अपराध में खिलाफ उनके हमें एक्शन लेना है, तो उसमें कोई बदलाव, कोई मदद नहीं मिलेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों और अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और अपराध की जानकारी होने पर जो अपराध है उससे लोग अवॉइड करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हाँ क्या सज़ा होती है, क्या अपराध होता है, तो उससे फिर वो करना अवॉइड करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd वाला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर कर दें, औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभाग ने आपको उच्च अपराध दर वाले क्षेत्र में भेजा है, आप क्या करेंगे? उच्च अपराध दर। ऑप्शन है आपका कि प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और उत्साह से काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार करेंगे। 3rd ऑप्शन है कि इस्तीफा, निराशा के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। 4th है कि इस्तीफा देकर प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे। तो क्या करना होगा आपको? करेक्ट आपको बताना है। एज अ पुलिस ऑफिसर आप ड्यूटी पर हो,
आपको क्या करना चाहिए। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, इस्तीफ़ा देकर प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई। ओके, ये एक मूर्खता का प्रदर्शन होगा आपका। आपके पास जो जॉब है आप उसे क्यों खोना चाहेंगे। ओके, बात करें थर्ड ऑप्शन की कि निराशा के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो निराशा के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करना गलत होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन है कि प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर देंगे, डायरेक्ट नो। ओके, सो ये भी आपके लिए कोई वाहवाही वाली बात नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगर आपने मेंटल एबिलिटी के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ओके, कुछ टैग वर्ड्स भी डिस्कस किए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये एकदम सही हो जाएगा। आपको यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके लिए अपराध पर नियंत्रण करना और ख़ुद को एक अच्छा ऑफिसर साबित करने का ये एक बेहतरीन मौका मिलेगा। सो आपको ये डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सही कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, वाहनों को जब्त करना चाहिए, गश्त करना, वार्निंग शॉट या फिर दान। किसी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सही कदम क्या होगा। वाहनों को जब्त कर लेना इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गश्त करना यानी पेट्रोलिंग करना, या फिर वार्निंग शॉट देना, या फिर दान। सो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेट्रोलिंग करना। ओके, बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए आपका सही कदम होगा कि आप उस एरिया पे विज़िट करें, पेट्रोलिंग करें, नज़र रखें। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने क्षेत्र में उन 2 समुदायों को कैसे संभालेंगे जिन्होंने अनावश्यक टकराव शुरू कर दिया है जो दंगों में बदल सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि दंगा आखिर होता क्यों है, क्यों होता है। 3 या अधिक लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करने के कारण उत्पन्न शांति एक हिंसक व्यवधान पैदा करती है, तो वो आपका एक दंगे की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, धारा 147 के अकॉर्डिंग दंगे का दोषी पाए जाने पर आपको 2 साल जेल, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। एज अ रिज़ल्ट जो भी हमारी सार्वजनिक और निजी संपत्ति होती है उसका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। ओके, अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करें तो उनको करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामले की देखभाल करना और उसे सुलझाना आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ओके, कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। FIR दर्ज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप धारा 147 और 146 के तहत आप उन्हें हिरासत में ले सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपराधिक संहिता द्वारा शासित होता है। आपराधिक संहिता किसके द्वारा शासित होता है, राज्य सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। पुलिस और जेल से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वे आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया होती है ये आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो ये आपका आएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर 3। ओके, समवर्ती सूची को एक बार देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची आपकी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जितनी भी 52 वस्तुओं की एक सूची है ये, जिसे हम समवर्ती सूची के रूप में जानते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई समूह नकली धन वितरित करता है तो IPC का कौन सा भाग उन्हें दंडित करेगा। धारा 311, 424, धारा 489 या फिर धारा 480, 489 या फिर 490, कौन सी आपकी धारा है जिसके अकॉर्डिंग उसे दंडित किया जाएगा, बताना है आपको।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 489। ओके, धारा 311 की बात करें तो ये मजिस्ट्रेट को किसी भी जांच, परीक्षण या प्रक्रिया के दौरान किसी भी बिंदु पर गवाहों को बुलाने की अधिकार देता है। ओके, धारा 424 आपकी बेईमानी और धोखाधड़ी से रिलेटेड है। ओके, धारा 480 इसके तहत कोई भी जो वकील है वो प्रैक्टिस जो करते हैं उनसे रिलेटेड है ये। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 489। ओके, जितने भी हमारे असली नोट होते हैं उनकी ना ही तो कभी स्याही मिटती है और ना ही उनकी लाइनें कभी टूटी हुई पाई जाती हैं। ओके, असली धन को आपको प्रसारित करना गैर कानूनी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करता है? ऑप्शन है आपके पूजा स्थल अधिनियम आईपीसी धारा 307, समानता अधिनियम या फिर सीआरपीसी की धारा 144। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो अगर बात करें पूजा स्थल अधिनियम की तो ये सुनिश्चित करता है कि जो भी पूजा घर है उनको कोई नुकसान ना हो, इसकी गारंटी के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए जाते हैं। ओके, जितने भी हमारे धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो जेल की सज़ा तक का प्रावधान है इसमें। ओके, और किसी भी मामले की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं इस रिलेटेड। ओके, इससे रिलेटेड। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, पूजा स्थल अधिनियम। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पृश्यता कानून है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पुलिस हो चाहे यूपी पीएससी आरओ एआरओ हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, इन सभी में आपसे पूछा जाता है। ओके, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट होगा, आपको बताना है। बात करें आर्टिकल 20 की तो ये आपका है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ओके, आर्टिकल 19 की बात करें तो ये हमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड है और आर्टिकल 17 हमारा जो है वो अस्पृश्यता से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आर्टिकल आप डिटेल में पढ़ लीजिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आप स्पेशली पढ़ लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके क्षेत्र में एक खाद्य उत्सव आयोजित किया गया है और आपको उसमें आमंत्रित किया गया है, आप क्या करेंगे? उत्सव में शामिल होंगे, इसे नज़रअंदाज करेंगे, मना कर देंगे या फिर कहीं और जाएंगे? सो क्वेश्चन की पॉजिटिविटी को देखते हुए आपको उसमें शामिल होना चाहिए, उत्सव में शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के कारण एक समुदाय दूसरे समुदाय पर कब्जा कर लेता है? ऑप्शंस हैं आपके शक्ति, धन, बहुसंख्यकवाद या फिर कुछ नहीं। शक्ति, धन, बहुसंख्यकवाद या फिर कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकवाद, ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 14 to 15, 10 to 11, 32 to 33 या फिर 29 to 30? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपको एक ऐसे मामले के बारे में जानकारी मिली है जिस पर आपका सहकर्मी विचार कर रहा है।
आपको क्या करना चाहिए? वरिष्ठ से शिकायत करनी चाहिए, इसे नज़रअंदाज करेंगे, उससे मदद के लिए सुराग उपलब्ध कराएंगे, या फिर अपने वरिष्ठ से मामला आपको सौंपने के लिए कहेंगे। तो आपका सहकर्मी अगर किसी चीज़ पर विचार कर रहा है तो आपको शिकायत करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। सो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? डीएसपी, एसपी, एसआई या फिर टीआई? सो बात करें अगर डीएसपी की, तो ये एक राजपत्रित अधिकारी होते हैं और ये कई पुलिस कार्यों के प्रबंधन के प्रभारी होते हैं। ओके, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना, अपराध को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक जांच करना। ओके, सो बात करें एसपी की, सेकंड ऑप्शन, तो ये है पुलिस अधीक्षक। राइट, एक ज़िले में पुलिस बल का प्रभारी होता है एसपी। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या होगा बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसपी, क्योंकि यही जिला स्तरीय सुरक्षा की देखभाल करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कानून कन्या भ्रूण हत्या पीड़ितों की हत्या पर रोक लगाता है? पोस्ट अधिनियम, पीसीएनडीटी अधिनियम, पोस्को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, बात करें अगर ऑप्शन नंबर थर्ड की, पोस्को, तो पोस्को अपराधों के लिए दंड के साथ साथ पीड़ित सहायता के लिए भी एक प्रणाली है और अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्नत तकनीकी का प्रावधान करता है। ओके, पोस्को भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई व्यक्ति आपके मित्र द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण अपराध के लिए औपचारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपसे संपर्क करता है, आपको क्या करना चाहिए? ओके, सो आपको एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, व्यक्ति पर चिल्लाएंगे या फिर अपने मित्र को कॉल करके मामला पूछेंगे? एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एफआईआर दर्ज नहीं करना क्योंकि वो आपका मित्र है, ये नहीं होगा ऑप्शन। ओके, व्यक्ति पर चिल्लाएंगे तो चिल्लाना या दुर्व्यवहार करना, ये आपके समर्थन में नहीं है। ओके, मित्र को कॉल नहीं करना चाहिए, सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, ओके, ये आपका प्राथमिक कानून है जो सभी आपराधिक अपराधों और उनके खिलाफ लगाए जाने वाले उचित आरोपों को नियंत्रित करता है। ओके, जो आईपीसी है ये भारत के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, बात करें दंड प्रक्रिया संहिता की, सीआरपीसी, तो ये एक प्रक्रियात्मक कानून है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ओके, नेक्स्ट है आपका पुलिस अधिनियम, तो पुलिस राज्य द्वारा नियुक्त लोगों का एक समूह है जिसके पास कानून बनाए रखने और नागरिक संपत्ति, नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट वाला, आईपीसी। ओके, यानी भारतीय दंड संहिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1952, 1 मार्च 1953 या फिर 1 मार्च 1954? 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? कब आया ये अस्तित्व में आपको बताना है। ओके, आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक
और एक आता है अग्निशमन सेवा पुरस्कार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अग्निशमन सेवा पुरस्कार। ये दोनों आपके 1 मार्च 1951 को स्थापित हुए थे, अस्तित्व में आए थे। ओके, 1 मार्च 1951। ये जो प्राइज़ है, पदक है आपको, ये वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, हर साल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर यह पदक प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन है, वंचित कौन है? स्वस्थ, गरीब, खुश या फिर अमीर? कौन है आपका वंचित, आपको बताना है। ओके, सो बात करें अमीर की, तो ये तो विशेष अधिकार प्राप्त लोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है खुश की, तो खुशी इंसान के पास आपके सुविधाएं हैं ये सभी अवेलेबल होती हैं। ओके, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य, तो जो गरीब हैं उनके पास स्वास्थ्य का अभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा गरीब। ओके, क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब आप और आपका परिवार छुट्टियों पर हो तो विभाग आपको कुछ कामों में मदद के लिए तत्काल बुलाता है, तो आप क्या करेंगे? इसे नज़रअंदाज करेंगे, आने से इनकार कर देंगे, प्रबंधन करके जाने का प्रयास करेंगे या फिर अपने वरिष्ठों पर चिल्लाएंगे? क्या होगा आपके लिए एक सही डिसीज़न? क्या करना चाहिए आपको बताना है। ओके, सो काम में आपको मदद के लिए बुलाया है तो ज़रूर प्रॉब्लम क्रिटिकल होगी। ओके, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब आपने ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार करना, उसका अनादर करना है। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की, तो आपको जब सडनली इमरजेंसी में बुलाया गया है तो प्रॉब्लम ज़रूर सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होगी। ओके, आपका नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी मैच्योर डिसीज़न नहीं होगा। ओके, सो आने से इनकार कर देना, सेम थिंग नहीं कर सकते हैं आप। प्रबंधन करके जाने का प्रयास करना, ये एक पॉजिटिव साइड हो सकती है। नेक्स्ट है अपने वरिष्ठों पर चिल्लाना। ओके, सो ये एक अपमानजनक एक्शन है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपकी पहली जिम्मेदारी आपका राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र आपका परिवार है। ओके, आपको आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंधन करना और प्रयास करना। ठीक है, और शीघ्र ही अपनी ड्यूटी पर पहुंचना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला। सो यहाँ फिनिश होते हैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस ये। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट है उसे देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।